हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किट्स के बारे में, सारे के सारे सवाल वहां हमने आपके सामने डिस्कस किए थे। पैरासीटामोल कहाँ होती है, आपका किट नंबर बी कहाँ होता है, ये सारे सवाल वहां से जो भी एग्जाम में आते हैं। ओआरएस कितने समय तक काम में लेते हैं, सब हमने डिस्कस किए। आज की हमारी जो क्लास होगी वह डेमोग्राफी से रिलेटेड होने वाली है। डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। जैसे कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है, ह्यूमन फिनोमिना क्या क्या आते हैं, कौन कौन से डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं, डेमोग्राफिक साइकिल की कितनी स्टेजेज होती हैं। फिर हम पर्टिकुलर स्टेटिक्स की भी बात करेंगे। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 2011 की जो सेंसस थी उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेटिक्स की भी हम बात करेंगे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है हमारे इंडिया की, बर्थ रेट, हमारे जो इंडिया है इस इंडिया के अंदर बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या चल रही है अभी रिसेंटली। इसके अलावा हमारे यहाँ सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेशियो क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर वाइटल इवेंट्स लाइक आईएमआर, एमएमआर, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट्स, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें आती हैं डेमोग्राफी, और इन सभी का कलेक्शन करना, सर्विलेंस और इनको इंटरप्रिटेशन करना, डेटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक है, एक आपको दिया हुआ सिलेबस में, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी से। क्या होता है डेमोग्राफी, देखिएगा सबसे पहले शब्द को देखिएगा, दो चीजों से मिलकर बना है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं इसे दो शब्दों में बाइफर्ग्रेट करूंगा और एक मीनिंग हम निकालना चाहेंगे इसके डेफिनेशन के लिए। डेमोस और पीपुल, पहला शब्द इसमें बना है डेमोस, और दूसरा वर्ड है यहां है ग्राफी। यानी आप कह सकते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, डेमोस और ग्राफी। अगर आप डेमोस को देखोगे तो इसका मतलब होता है पीपुल, पॉपुलेशंस, पीपुल या पॉपुलेशंस, लोगों के समूह को हम बोल रहे हैं डेमोस। डेमोस यानी पीपुल्स, लोग। ग्राफी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इसकी डेफिनेशन हम निकाल कर दे देंगे आपको, और हम क्या कहेंगे कि डेमोग्राफी इज द, डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी तो आप कहेंगे डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। व्हाट डू यू मीन ऑफ डेमोग्राफी? दैट मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। वन ऑफ देम इज डेमोस और सेकंड वन इज ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है पीपुल्स या लोग या पॉपुलेशंस, ग्राफी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी। अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिलाऊं तो हम इसका एक मीनिंग निकाल कर लाएंगे, और उस मीनिंग का मतलब जो निकलेगा वह क्या होगा, लोगों का साइंटिफिक अध्ययन करना। आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। वहां भी एक शब्द आता है एपी यानी अमंग, डेमोस यानी पीपुल, लॉज यानी स्टडी, यानी लोगों के बीच में लोगों का अध्ययन करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एपिडेमियोलॉजी में लोगों का अध्ययन करते हैं लेकिन बीमारी के साथ में, रिलेटेड टू द डिजीज। बीमारी किस जनसंख्या में ज्यादा है, किस जगह पर ज्यादा है, मतलब डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है, ये सब चीजें एपिडेमियोलॉजी में आती हैं। लेकिन केवल जनसंख्या का अध्ययन हो, लोगों का अध्ययन हो, बीमारी का लेना देना नहीं हो, इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मतलब अगर बीमारी को लोगों के साथ जोड़ दें और फिर अध्ययन करें तो एपिडेमियोलॉजी, केवल लोगों का अध्ययन करें, बीमारी का लेना देना नहीं है तो डेमोग्राफी। जैसे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की तुम्हारी एज जो चल रही है वो कितनी चल रही है, सारे पॉइंट किस में आएंगे, डेमोग्राफी में। जनसंख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, सारे जो डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो बातें बोल रहा हूं, सब किसके पार्ट है बेटा, डेमोग्राफी के। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज अलग अलग है। लोगों का अध्ययन करना बीमारी के सापेक्ष में एपिडेमियोलॉजी, केवल लोगों का अध्ययन करना बिना बीमारी की चीजों को लिए हुए, इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। क्लियर है, क्योंकि यहां कहीं बीमारी का जिक्र मैंने नहीं किया है, साइंटिफिक स्टडी आप कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो ठीक है। अगर अब मैं बात करूं कि डेमोग्राफी में आप कौन कौन से फिनोमिना को काम में लोगे, ह्यूमन कौन फिनोमिना, जनसंख्या में क्या चीज हमें देखनी चाहिए, तो पहला तो चेंजेज ऑफ पॉपुलेशन। क्या चीज देखेंगे, चेंजेज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में बदलाव होता है, जनसंख्या घटती है, जनसंख्या बढ़ती है। आप कह सकते हैं कि ग्रोथ होना या डिक्लाइन होना, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा पोर्शन ये हम देखेंगे डेमोग्राफी में, मतलब चेंज ऑफ पॉपुलेशन। नंबर सेकंड, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसका ग्रुप कौन कौन से है, इसमें आता कंपोजिशन, किस किस में बंटवारा, मेल फीमेल, पढ़े लिखे, अनपढ़, अंडर 5, चिल्ड्रंस, इन्फेंट, ये सारा क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज कॉल्ड अ कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। और एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा कहां है, कम कहां है, हाईएस्ट कहां है पॉपुलेशन, लोएस्ट कहां है, ये सब चीजें आती हैं। तो बेसिकली ह्यूमन फिनोमिना की मैं बात करूं तो तीन चीज हम रखने वाले हैं डेमोग्राफी में। पहला, जनसंख्या में बदलाव, पॉपुलेशन में चेंज होना हम पढ़ेंगे। दूसरा, डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है कंपोजिशन, क्या क्या चीजें कौन, कंपोजिशन यहां पर जनसंख्या में लोगों का ही है, लोगों का अलग अलग सेगमेंट, यह कंपोजिशन कहलाएगा। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहीं पर भी बीमारी नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज आ जाए दैट मींस एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहा है। क्लियर है, तो चलिएगा आगे बात करते हैं ह्यूमन फिनोमिनाज के बारे में। कौन कौन से फिनोमिना आप यहां कवर करेंगे, तो मैंने आपके सामने रखा है 3 फिनोमिना है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं आपके डेमोग्राफी के अंतर्गत। चलिएगा, सबसे पहला क्या रहने वाला है, तो जस्ट मैंने बताया चेंज इन पॉपुलेशन, चेंजेज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में जो बदलाव होता है उसका अध्ययन करना किस में आएगा, डेमोग्राफी के ह्यूमन फिनोमिना के तहत। अब बदलाव में क्या हो सकता है भाई, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है, मतलब जनसंख्या बढ़ सकती है, या पॉपुलेशन की घटोतरी हो सकती है, तो आप कह देंगे डिक्लाइन। तो या तो जनसंख्या घटेगी या जनसंख्या बढ़ेगी, और दोनों चीजों का अध्ययन जो करना होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन के अंतर्गत चेंजेस। क्लियर है, जैसे बर्थ रेट बढ़ रही है तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, डेथ रेट बढ़ रही है तो डिक्लाइन हो जाएगा, जैसे साइकिल में भी हम पढ़ेंगे अब डेमोग्राफी के साइकिल में। तो कहने का मतलब है जो चेंज होता है हमारी जनसंख्या में उसका अध्ययन हम डेमोग्राफी के तहत करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट, और क्या फिनोमिना इसमें है, तो मैंने कहा कंपोजिशन पढ़ेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कंपोजिशन, बोले तो पर्टिकुलर सेगमेंट, हर एक एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, पुरुषों के बारे में बात करेंगे, बच्चों के बारे में बात करेंगे, बूढ़ों के बारे में बात करेंगे, सब चीजें क्या कहलाती हैं, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशंस। और तीसरी बात मैं करूं बेटा तो मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग प्लेस पर, इन प्लेस, इन प्लेस, कौन से प्लेस है, स्पेस, पर्टिकुलरली कौन से स्पेस पर कितनी जनसंख्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। जैसे भारत के अंदर अगर आपने 2011 की, बेटा एक बात याद रखना, यहां पर जो डेटा मैं लेकर आपके सामने पेश होगा वो सारे मैं बात करूंगा 2011 की जनगणना के, अलग अलग डेटा। बेसिकली अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको डेटा मिलेगा, लेकिन वो डेटा 2015, 2016, 2017 का मिल रहा है। याद रखना है ऑथेंटिक डेटा वही होता है जो सेंसस में आता है, सेंसस यानी
जब हम जनगणना करते हैं, जनगणना 10 साल में एक ही बार होती है। लास्ट जनगणना इंडिया में 2011 में हुई थी, मतलब जो रिजल्ट आया था 2011 में आया था जनगणना का। अब नई जनगणना 2021 में आने वाली है, मतलब रिजल्ट जब आने वाला है तो 2021 में आएगा। अब जो हम डेटा पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनगणना के डेटा है, मतलब जो ऑथेंटिक डेटा है। क्लियर है? तो 2011 के डेटाओं को ही हम बात करने वाले हैं, जो डेटा हमारे पास में रहेंगे। आपने सुना भी होगा तो 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारे पास में मेन पृष्ठ पे लिखा आया था 121 करोड़ भारतीयों का वर्ल्ड कप, क्योंकि 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। उस समय आया था कि 121 करोड़ भारतीयों का वर्ल्ड कप, यानी इंडिया की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, बोले तो 1210 मिलियन के आसपास उस समय पॉपुलेशन थी इंडिया की। सबसे ज्यादा में अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टेट है जहां जनसंख्या है वह क्या है? यूपी। जैसे हमने सीएससी पीएससी ऐसे के दौरान भी बात करे थे कि यूपी अकेला आधा भारत कवर करता है, बहुत सारी जनसंख्या रखता है उत्तर प्रदेश। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहां होता है? तो सिक्किम में देखने को मिलती है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, राजस्थान में एग्जाम जब आते हैं लाइक CHO NHM, यहाँ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, राजस्थान का जनसंख्या के हिसाब से भारतवर्ष में कौन सा स्थान रखता है? तो याद रखिएगा राजस्थान का स्थान होगा 7वां, 7th स्थान हमारे राजस्थान का है। ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो चेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं, कंपोजिशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये सब क्या है बेटा? तो बोलेंगे ह्यूमन फिनोमिना है डेमोग्राफी के। 3 चीजें बताई है, चेंज इन पॉपुलेशन, कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कंसंट्रेट रहिएगा, यह जो टॉपिक है थोड़ा सा आपसे डीलिंक है, नॉर्मल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा डीलिंग टॉपिक। बोले तो आपका जो कॉलेज सेशन है उस प्रकार का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। CHO में स्पेशल ज्यादा सवाल यहाँ से आते हैं, जब CHO के एग्जाम दोगे बहुत सारे सवाल यहाँ से मिल सकते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ डेमोग्राफिक प्रोसेस के बारे में। डेमोग्राफिक प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं जो डेमोग्राफिक प्रोसेस के लिए जरूरी है? मतलब बोले तो जो 3 चीजें थी जिसमें बदलाव हो रहा था, आपकी कंपोजिशन है, आपका चेंजेज है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, उनमें हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज क्या हो सकती है? तो आप बताएंगे फर्टिलिटी हो सकती है। क्या हो सकता है? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है बर्थ। बर्थ, क्लियर है? बर्थ, बर्थ मतलब अगर मैं कहूं कि जो बर्थ है वह फर्टिलिटी, अगर बर्थ रेट घट रही है बढ़ रही है तो बताओ जनसंख्या में बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई जनसंख्या में बदलाव का मुख्य कारण ही क्या होने वाला है? बर्थ या डेथ, यही तो मेन कारण होते हैं। तो बदलाव के लिए जो जरूरी चीजें उसमें पहला फैक्टर क्या होने वाला है? फर्टिलिटी। मतलब बर्थ रेट क्या चल रही है, फर्टिलिटी क्या है। क्लियर है? इसके अलावा दूसरी मैं बात करूं तो मैं कहूंगा मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेथ रेट क्या चल रही है, क्योंकि डेथ रेट भी इससे रिलेटेड होगा। डेथ रेट कितनी चल रही है उसके ऊपर हम आपकी पॉपुलेशन का जो चेंजेस है वो निर्भर करेगा। इसके अलावा मैरिज, इस पर भी निर्भर करेगा। अरे बच्चे पैदा कब होंगे? जब शादी होगी। बिना शादी के तो नहीं हो सकते ना, इंडिया में ऐसा नहीं है अभी प्रचलन है। तो शादी के ऊपर डिपेंड करेगा, शादी की एज क्या है, कितने शादीशुदा जोड़े हैं। अरे फैक्ट्री बनेगी तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर है? तो फैक्ट्री का इंस्टॉलमेंट होना जरूरी है, शादी होंगे, जोड़े बनेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो शादी से भी लेना देना है पॉपुलेशन का। जितनी ज्यादा शादियां होंगी उतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ने वाली है। तो शादियों को रोको, है ना? तो याद रखना है मैरिज, मैरिज भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके अलावा और किस क्या प्रभावित करेगा? तो माइग्रेशन, माइग्रेशन, माइग्रेशन भी प्रभावित करता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? पलायन। बोले तो
स्थान छोड़कर चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। जैसे आपने भी यूनिवर्सिटी में देखा होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें दो प्रकार की चीजें होती है, एक इमाइग्रेशन होता है और एक इमाइग्रेशन होता है। माइग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, वन ऑफ दैम इज इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एक होता है इमाइग्रेशन, दूसरा होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन दो प्रकार का है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इम का मतलब आप ऐसे याद रखें, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट बोले तो बाहर निकल जाना, और आई से याद रखें अंदर आ जाना, इन, यानी कि आपको का कंट्री में आना, एंट्री इन कंट्री, एंट्री इन कंट्री, कंट्री में प्रवेश करना कहलाता है इमाइग्रेशन। और बाहर चले जाना यानी कि लीव द कंट्री, लीव द कंट्री, लीव द कंट्री, कंट्री को छोड़ देना क्या कहलाता है, इमाइग्रेशन। तो दो होते हैं, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इनसे प्रभावित होगा भाई जनसंख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, एक प्रकार से डेथ और बर्थ का काम कर रहे हैं। कोई भारतीय नेपाली लोग हैं और इंडिया में आके बस गए, जनसंख्या बढ़ा देंगे, इमाइग्रेशन। यहाँ के लोग थे बाहर चले गए तो इमाइग्रेशन। आपने देखा भी होगा कोरोना काल में ऐसा बहुत कुछ हुआ था, हम प्रवासियों को लेकर यहाँ आ रहे थे, उन्हें सेटल कर रहे थे, और यहाँ के लोगों को हम बाहर भेज रहे थे। यहाँ बहुत सारे दंगे प्रसाद भी हुए थे। ये दोनों चीजें इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन कहलाती हैं। इससे भी कंट्री या स्टेट की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। लोग ज्यादा आएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग निकल कर जाएंगे, जनसंख्या घट जाएगी। इसके अलावा सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी बोली तो सामाजिक जो चेंजेस होते हैं, ये चीजें भी, मोबिलिटी का मतलब भी होता है पलायन करना, मोबाइल यानी चलना, एक स्टेट के लोग थे दूसरे स्टेट में चले गए, इसको सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी जैसे समाज में शादियां हो रही वहीं आके बस गए, तो ये है सोशल मोबिलिटी। इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है। यहाँ तो कंट्री की बात हो रही थी, यहाँ स्टेट टू स्टेट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर होगा, इसको सोशल मोबिलिटी। तो बेटा ये सारी जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें हमारी डेमोग्राफी को प्रभावित करती हैं। चाहे वो फर्टिलिटी की बात हो, चाहे वो मोर्टिलिटी की बात हो, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वो माइग्रेशन की बात हो, चाहे वो सोशल मोबिलिटी हो। हर एक पॉइंट वह पॉइंट है जो एग्जाम के लिए और मैं कहूं तो डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चाहे फर्टिलिटी की बात हो, अगर बर्थ रेट बढ़ेगी यानी जनसंख्या बढ़ेगी, मोर्टिलिटी की बात हो, अगर मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगी जनसंख्या घट जाएगी, मैरिज की बात हो, मैरिज ज्यादा होंगी तो जनसंख्या बढ़ने वाली है। माइग्रेशन में दोनों पोर्शन अलग अलग हैं, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, और सोशल मोबिलिटी आपके डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा। क्लियर है पॉइंट्स? यहां से बेटा एक एमसीक्यू भी बनता है। जैसे एक एमसीक्यू तो ये हो गया कि मोर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, तो आप सीधा याद रखें डेथ रेट बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड और आता है जिसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी, और आपका पोर्शन जो एग्जाम में बन सकता है, जैसे निकालने के लिए हम बोलते हैं डेथ रेट और बर्थ रेट। डायरेक्टली के लिए ऐसे बोले बर्थ रेट तो आप सीधा सोच लीजिएगा कि फर्टिलिटी की बात हो रही है, फर्टिलिटी रेट का मतलब बर्थ की बात कर रहे हैं, और मोर्टिलिटी का मतलब याद रखिएगा डेथ। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट डेथ इज इंक्लूडेड इन, तो आपको याद रखना है वह किसकी बात कर रहा है, मोर्टिलिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज, इसका जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके बारे में। यहां से भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि डेमोग्राफी का जो साइकिल है उसमें कितनी स्टेजेज होती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करूं उसके स्टेज के बारे में। डेमोग्राफिक जो आपका साइकिल है उसकी स्टेज कितनी होती हैं, तो देखिएगा बेटा इसकी स्टेज मिलती है 5 स्टेज होती हैं आपके डेमोग्राफिक साइकिल की। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5। वन बाई वन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले
बात मैं करूं तो हम बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज का नाम लेंगे और कहेंगे हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी, हाई स्टेशनरी स्टेज। पहली स्टेज क्या होती है? हाई स्टेशनरी स्टेज। पहली स्टेज कौन सी होती है बेटा? हाई स्टेशनरी स्टेज। देखिएगा एक वर्ड आया है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है समान, बदलाव नहीं हो रहा, अनचेंजेबल, समान। आप बोल सकते हो अगर परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील, हम उसे बोलते हैं हाई स्टेशनरी। अगर जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, निरंतर जनसंख्या समान चली आ रही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब वह स्टेज क्या कहलाएगी? हाई स्टेशनरी स्टेज कहलाएगी। समान है, अपरिवर्तनशील है। अब इसमें क्या चीजें होती देखिएगा, इसमें आती है हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट कैसी है बेटा? तो ज्यादा है, हाई बर्थ रेट। और हाई डेथ रेट, दोनों ही ज्यादा है, हाई डेथ रेट। मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है और जन्म दर भी बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों क्या करेंगी? दोनों कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को, क्योंकि दोनों ज्यादा है। ईच कैंसिल टू अदर या कैंसिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। बोथ कैंसिल ईच अदर, यह एक दूसरे को क्या कर देंगी बेटा? कैंसिल कर देंगी, क्योंकि दोनों ज्यादा है, ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, ज्यादा ही मर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। और मैं कहूंगा इससे क्या हो जाएगा? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाएगी। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? स्टेबल, फिक्स हो जाएगी। और इसीलिए आप इसे क्या बोल रहे हो? स्टेशनरी। क्या बोल दोगे? स्टेशनरी। यानी ज्यादा बर्थ रेट है, ज्यादा ही डेथ रेट है, इससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और आप फाइनली क्या बोल दोगे? आप कह दोगे कि हमारा जो बर्थ का कर्व है वह नॉर्मल सा चल रहा है, अनचेंजेबल चल रहा है, इसीलिए हमने कहा समान, बोले तो अनचेंजेबल। क्लियर है बेटा जी? अनचेंजेबल, क्लियर है। अगर मैं इंडिया की जनसंख्या इसके बारे में बात करूं तो इंडिया 1920 से पहले यहां था। इंडिया टिल 1920 इन दैट स्टेज। भारत इस स्टेज में था कब? तो आपका जवाब होगा 1920 तक भारत कौन सी स्टेज में था? हाई स्टेशनरी स्टेज में था, जहां बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और जो नेट पॉपुलेशन था कर्व वो मेंटेन चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है? उसके बाद बेटा देखिएगा दूसरी स्टेज आती है, सेकंड। हाई स्टेशनरी के बाद में आता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कौन सी स्टेज है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या दिखाती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज? देखिएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज का मतलब है कि आपकी जो बर्थ रेट थी वह स्टार्ट टू आपकी डेथ रेट जो थी वह स्टार्ट टू डिक्लाइन है, लेकिन बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं है। इसे हम बोलते हैं आपका अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहा हूं मैं? इस स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट जो है वह स्टेबल होती है और डेथ रेट कम होना शुरू हो गया है। तो मैं बोलूंगा कि डेथ रेट, डीआर बोले तो डेथ रेट बिगेन टू डिक्लाइन। बिगिन टू डिक्लाइन मतलब गिरना शुरू हो गई है। कौन सी?
आपकी आपकी जो डेथ रेट है, मरने वालों की संख्या, वह घटने लग गई है। बोले तो आपके शहर के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम मेंटेन होने लग गया है, आप मरने वालों को बचाने लग गए हो। क्लियर है? डेथ रेट बिगिन टू डिक्लाइन एंड बर्थ रेट जो है यह अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल मतलब कांस्टेंट, जो यहां थी वैसे की वैसी बनी हुई है। बर्थ रेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। बदलाव कहां मिल रहा है हमें? केवल डेथ रेट में। और डेथ रेट में क्या बदलाव है? स्टार्ट टू डिक्लाइन, कम होना शुरू हो गया है। अब एक बात सोचिएगा कि जब बर्थ रेट तो मेंटेन है, जैसा था वैसा का वैसा, और डेथ रेट भी कम होना शुरू हो गई, अब बताओ जनसंख्या घटेगी कि बढ़ेगी? ज्ञान लगाओ। आपको मैंने 2 पॉइंट दिए कि बर्थ रेट जितनी थी उतनी है, कम नहीं हो रही, और बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट वह नॉर्मल है, जैसा थी वैसा का वैसा है, लेकिन डेथ रेट कम होने लग गई। कम होने का मतलब है कि आपकी जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी? अरे मरने वालों की संख्या कम है, कम लोग मर रहे हैं, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ेगी। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जनसंख्या का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या होगा तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। क्या होगी? पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब समझ ही रहे होगे, बढ़ना। पॉपुलेशन की ग्रोथ यहां होने वाली है इसमें। अब एग्जाम्पल यहां कौन सी कंट्रीज अभी इसी में आती हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा, आपके साउथ एशिया एंड अफ्रीका इस समय इसमें आती हैं। साउथ एशिया एंड अफ्रीका, यहां की जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया एंड अफ्रीका की जो कंट्रीज आती हैं, वह इस कंट्रीज इस समय इसमें आती हैं। कौन सी वाली में? आपकी अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में। समझ में आई होगी। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन जो कर्व है वो कैसा चल रहा है? स्टेबल है। दूसरे में डेथ रेट जो है कम होना शुरू हो गई है, बर्थ रेट अनचेंजेबल है। इसका मतलब सीधी सी बात है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, और साउथ एशिया और अफ्रीका इस समय इसमें आती हैं। चलिएगा तीसरे की बात कर लेते हैं। जो थर्ड नंबर वाली आपकी है उसे हम कहेंगे लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या बोलोगे? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसका मतलब ही समझिएगा। लेट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है? लेट एक्सपेंडिंग का मतलब है, इसमें क्या होगा, आपकी जो बर्थ रेट है वह फॉल डाउन हो जाएगी, और डेथ रेट है वह अभी भी कम होना चालू है। क्लियर है? तो मैं कहूंगा डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर। मतलब जैसे पहले घट रही थी वैसे ही अभी भी घट रही है, कंटिन्यू घटी जा रही है हमारी डेथ रेट। एंड बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट यह है फॉल यानी गिरना। तो आपकी बर्थ रेट जो है वो फॉल हो गई है, और डेथ रेट जो है वह भी कम होना शुरू कर चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर भी आपको क्या नजर आएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ नजर आएगी। यहां पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि याद रखना है, अभी भी बर्थ रेट जो है वह ज्यादा है, हाई है, किसकी तुलना में? डेथ रेट की तुलना में। क्लियर है? अरे पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज्यादा चल रही है अभी भी। इसका मतलब पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। सवाल लगता है एग्जाम में, एमसीक्यू बनता है, बताओ इंडिया इस समय कौन सी स्टेज में गुजर रहा है? यही बोलेंगे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। तो
तो इंडिया प्रेजेंटली इस स्टेज में है। अगर पूछे बताओ भारतवर्ष इस समय डेमोग्राफिक साइकिल के हिसाब से कौन सी फेज में चल रहा है, आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। मतलब कि भारतवर्ष में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम तो होने लगी हैं, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचे कि मरने वालों की संख्या ज्यादा और पैदा होने वालों की संख्या कम हो जाए। अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर बर्थ रेट जो है वह ज्यादा है और डेथ रेट उसकी तुलना में कम है। यानी अब भी हमारी जनसंख्या बढ़ ही रही है। क्लियर है? यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इंडिया के अलावा भी कंट्रीज आती है इसमें। कौन कौन सी? तो याद रखना है चाइना और सिंगापुर। चाइना और सिंगापुर दोनों कंट्रीज इसमें आती हैं, चाइना और सिंगापुर। इंडिया के अलावा भी चाइना और सिंगापुर दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों इसमें आती हैं। क्लियर है? यह आपका हो गया कौन से वाला? तो आपको ध्यान रखना है हमने जो बात की है यह आपका तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर की बात करते हैं, फोर्थ। हमने सबसे पहले बात किया हाई स्टेशनरी, जिसमें ज्यादा बर्थ रेट थी, ज्यादा ही डेथ रेट थी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा अर्ली एक्सपांडिंग, जिसका मतलब डेथ रेट घटना शुरू हो गया था और बर्थ रेट में कोई बदलाव नहीं था, जहां साउथ एशिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की बात हमने की। तीसरा हमने पढ़ा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में मैंने बताया कि डेथ रेट जो है वो कंटिन्यू घटी जा रही है और बर्थ रेट भी फॉल डाउन हो गई, लेकिन फिर भी ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक भी इस अवस्था में होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? तो याद रखना है कि जो हमारी जन्म दर है वह मृत्यु दर की तुलना में ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं चौथे नंबर पर, और आता है आपका लो स्टेशनरी। कौन सा आता है? लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी स्टेज कौन से नंबर में है? ये फोर्थ नंबर पर। क्या बोलोगे? लो स्टेशनरी स्टेज। याद रखना एक चीज बेटा, लो का मतलब लो ही है, दोनों कम है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, तो फिर आप बोलोगे लो स्टेशनरी। फिर वही बात आती है, स्टेशनरी का मतलब क्या है? जहां हम समान की बात करते हैं, जब जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं हो रही हो या कमी बहुत ज्यादा नहीं हो रही हो, आपकी जनसंख्या स्टेबल चल रही हो, आप उसे कहेंगे स्टेशनरी फेज। तो यहां पर भी लो स्टेशनरी है, मतलब आपकी जनसंख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है? यहां पर लो है। तो बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट। क्लियर है? तो याद रखना है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो। लो से लो याद रखना है, दोनों कम है यहां पर, इसलिए आप कहेंगे कि पॉपुलेशन जो होगी ग्रोथ वह क्या होगी? स्टेशनरी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टेशनरी। बोले तो नॉट सो मच चेंज, अनचेंजेबल, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। नॉट सो मच चेंजेज, बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको इस फेज के अंदर। और इस फेज को एक नाम से और जानते हैं, याद रखना है, इसे बोलते हैं जीरो पॉपुलेशन। जीरो पॉपुलेशन, बोले तो बड़ी नहीं, जीरो पॉपुलेशन। क्या बोलोगे? जीरो पॉपुलेशन। आपको एक बात बताता हूं इसी डेटा में से, सन 1980 से लेकर सन 1985 तक एक कंट्री ऑस्ट्रिया जो है, इसके अंदर केवल 0.1% की ग्रोथ पाई गई थी, यानी ना के बराबर ग्रोथ थी ऑस्ट्रिया में। क्लियर है? तो याद रखना है ऑस्ट्रिया की ग्रोथ इस समय कितनी थी? तो लगभग 0.1, यानी बिल्कुल ना के बराबर।
तो ऐसा भी हो सकता है कि जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल डाउन पड़ी हो, दोनों बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही हो और जनसंख्या का जो जो प्रोडक्शन है वो आपकी फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो और इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही हो, बिल्कुल जीरो। यानी स्टेशनरी में दो चीजें आई, हाई स्टेशनरी मतलब दोनों ज्यादा तो भी जनसंख्या नॉर्मल चलेगी, और लो में दोनों कम यानी बर्थ रेट भी कम और डेथ रेट भी कम, तो भी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी जो जनसंख्या है वह क्या रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी। तो आपको याद रखना है, इसे जीरो पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू बनता है कि बताओ भारतवर्ष इस समय पॉपुलेशन के हिसाब से, डेमोग्राफिक साइकिल के हिसाब से कौन सी स्टेज में आता है। आपका जवाब होगा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। दूसरा एमसीक्यू बनता है, बताओ जीरो पॉपुलेशन जो है वह कौन सी स्टेज में आती है, तो भी तुम्हारा जवाब क्या होगा बेटा, आपका लो स्टेशनरी स्टेज यानी स्टेज नंबर 4। लास्ट 5वीं स्टेज की हम बात कर रहे हैं और इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन का मतलब तो समझ ही रहे होगे, घटना। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, आपको मैं बताऊंगा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां जनसंख्या बढ़ने की वजह घट रही है, उल्टा चल रहा है, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है, इसलिए इन्हें बोलते हैं डिक्लाइन। अब ऐसा कब हो सकता है, एक बात तो तय है, बताओ आप सब लोग समझदार हैं, कब ऐसा हो सकता है कि जब जनसंख्या जो है वो घटने लग जाए, इसका मतलब पैदा होने वालों की संख्या तो कम हो और मरने वालों की संख्या ज्यादा हो, तभी ये संभव है। तो इसलिए डिक्लाइन फेज में क्या होता है, आपकी जो डेथ रेट होती है वह क्या होती है, ज्यादा हाई, और जो आपकी बर्थ रेट है वह क्या हो जाएगी, लो इसकी तुलना में। और इसलिए हम कह देंगे यहां पर जो कर्व होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो नेगेटिव होने लग जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन, बोले तो डिक्रीज, पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। आपकी दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां ऐसा है अभी, उसमें आती है जर्मनी और हंगरी। जर्मनी एंड हंगरी, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इन दोनों कंट्रीज में आपको जो पॉपुलेशन के कर्व को देखोगे आप तो नजर आएगा जनसंख्या घट रही है, यानी कि यहां पर जो डेथ रेट चल रही है वो ज्यादा चल रही है और बर्थ रेट लो चल रही है। इसी के साथ आपका डेमोग्राफी का साइकिल जो था उसकी 5 स्टेज खत्म होती हैं कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या आता है। कुछ आने वाले सवाल भी मैंने आपको बता दिए हैं यहां से, जैसे इंडिया इस समय कहां पर है यह आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर सवाल पूछते हैं जीरो पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, या पर्टिकुलर पूछा भी जा सकता है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है तो कौन सी स्टेज में आएगा। हमने आपको पूरा समझा दिया, आप इसको किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जो हम डेटा लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, वो किन किन सोर्सों से ले सकते हो, कहां कहां से तुम्हें डेटा मिल सकता है, कहां से लेंगे, तो कुछ ऑथेंटिक सोर्स होंगे वहीं से लिया जाता है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा सेंसस। जनसंख्या जो होती है उसके लिए सबसे बेस्ट, जो पॉपुलेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होगा वह क्या होता है, सेंसस यानी जनगणना। क्लियर है। अब यहां से सवाल बनता है एग्जाम में कि सेंसस को लेकर फर्स्ट सेंसस कब हुई थी इंडिया की। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, फर्स्ट सेंसस एग्जाम में आया हुआ है कि इंडिया की फर्स्ट सेंसस जो होती वो कब हुई थी। याद रखना है 1881 में। 1881 में फर्स्ट जनगणना की गई थी। कब, कितने सालों में होती है यह भी याद रखना है, तो हर 10 साल में होती है। क्लियर है। एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में यह जनगणना होती है। जनगणना तो चलती रहती है लेकिन रिजल्ट 10 साल बाद आता है। क्लियर है। 10 साल के बाद इसका रिजल्ट मिलता है हमें। लास्ट अभी अगर रिसेंटली कोई सवाल मिलता है
याद रखना है कि लास्ट जनगणना कब हुई थी, बोले तो रिजल्ट कब आया था, तो जस्ट मैंने बताया था आपको कि 2011 के डेटा आए थे, और न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा कि 121 करोड़ भारतीयों का वर्ल्ड कप, यानी इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था 2011 का, उस समय ही भारत की जनगणना का रिजल्ट भी आया था। और हमारी जनसंख्या कितनी पाई गई थी उस समय, 121 करोड़, बोले तो 1210 मिलियन। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2011 में। एक और सवाल यहां से बनता है इसी से रिलेटेड, ये अभी रिसेंटली एम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि जब मिड ईयर पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं, कई बार आपको जब आप डिनोमिनेटर देखोगे आने वाले डेटाज में कि मिड ईयर पॉपुलेशन निकालनी है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन में जनसंख्या को किस तारीख तक काउंट किया जाता है, तो याद रखना है मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब साल को आधों में बांट देंगे, 12 महीने होते हैं, 6 महीने में बांट दीजिएगा, तो आपके आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बोले तो जून का लास्ट डेट आएगी वहां तक की जनसंख्या, यानी कि आपका जो 1 जुलाई होने वाला है वहां तक की जनसंख्या को इसमें काउंट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन मिले एग्जाम में आया हुआ है मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन जब आप काउंट करोगे मिड ईयर पॉपुलेशन, तो डेट कौन सी होगी, तो याद रखना है 1 जुलाई, 1 जुलाई, इस दिन तक की पॉपुलेशन को हम इसमें काउंट कर लेते हैं। यह तो सेंसस से रिलेटेड बातें हो गई, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इसके अलावा और आप कहां से ले सकते हो इंफॉर्मेशन, तो दूसरा आपके पास सोर्स होगा सर्वे, सर्वे करवाकर भी हम यहां से डेटा गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा लैब रिपोर्टिंग्स जो होती हैं, डिफरेंट लैब्स के अंदर जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके आधार पर भी कुछ डेटा आप निकाल के ला सकते हैं। इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं SRS, फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारे के सारे वे सिस्टम्स हैं, वे सोर्सेस हैं जहां से हमें जनसंख्या के बारे में डेटा मिल सकता है। फिर बोल रहा हूं सबसे ऑथेंटिक एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेंसस, जहां से हमने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करके दिए हैं। लाइक फर्स्ट सेंसस कब हुई, तो याद रखना है 1881 में, कितने सालों में होती है, हर 10 साल में। लास्ट कब हुई थी, 2011 में। मिड ईयर पॉपुलेशन में जो काउंट करते हैं वह 1 जुलाई पर काउंट किया जाता है। क्लियर है। चलो अब कुछ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ डेटाओं की बात कर लेते हैं हम जो हमारे यहाँ है। सबसे पहले मैं बोलूंगा इंडिया की जनसंख्या, बहुत इजी सा सवाल है लेकिन याद होना चाहिए भारतीय होने के नाते। इंडिया की, बेटा याद रखना जो डेटा बोला जाएगा वह 2011 की सेंसस का है, मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से जो डेटा था वही डेटा आपके सामने पेश होगा। क्लियर है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया की जो जनसंख्या थी वह 121 करोड़ है। कितनी है, 121 करोड़, यानी कि 1210 मिलियन। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको सवाल मिले, ये वे सवाल है जो आपके उन एग्जामों में ज्यादा आते हैं जहां कम्युनिटी का वेटेज होता है, लाइक आपने पीजीआई का एग्जाम दिया हो, आपने सीएचओ का एग्जाम दिया हो, ऐसे एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं इन सवालों की। ऋषिकेश एम्स में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं पहले। हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के किस स्टेट में है, याद रखना है भारत का वह राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वह कौन सा है, तो योगी सरकार का यूपी। यूपी अकेला बहुत ज्यादा जनसंख्या को कवर करता है। क्लियर है। तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। मैं बात करूं सबसे कम जनसंख्या कहां होगी, कौन से स्टेट में होगी, तो बोलना है सिक्किम के अंदर होने वाली है। राजस्थान, क्योंकि अगर आप कोई राजस्थान का एग्जाम देते हैं, चाहे वो आरपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम हो या कोई दूसरी भर्ती हो, अगर आप राजस्थान का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे भी राजस्थान का वेटेज हो सकता है ऐसे सवालों में। राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, याद रखना है। क्लियर है। टोटल पॉपुलेशन बात करूं मैं, कितनी है इंडिया की, 1210 मिलियन। मिलियन में पूछे तो 1210 मिलियन, अगर करोड़ में पूछते हैं तो 121 करोड़। सबसे ज्यादा कहां, यूपी में, सबसे कम कहां, सिक्किम में। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो का मतलब समझ में आ रहा होगा,
सेक्स रेशो की बात आए, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल और मेल के रेशो की बात चल रही है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों का जो रेशो है वह क्या है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आती हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्स रेशो। रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन पॉपुलेशन, कितनी पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, यह रेशो। क्लियर है? तो अगर इंडिया की बात आए, अभी इंडिया में सेक्स रेशो क्या चल रहा है? तो 940 चल रहा है। कितना चल रहा है? 940। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 940 महिलाएं हैं 1000 लोगों के ऊपर। कहां पर? इंडिया में, यानी 60 लोग कमारे रहने वाले हैं। क्लियर है? 940। दूसरा, अगर यह सवाल आए कि सबसे ज्यादा महिलाएं कौन सी जगह है, तो इंडिया में याद रखना है केरला। कितने हैं? 1084। क्लियर है? 84 गर्ल्स ज्यादा है वहां। अगर मिले राजस्थान में कितनी है, तो 926। 1000 पर 926 महिलाएं हैं राजस्थान में। अगर मिले सबसे कम कहां, ये दोनों पॉइंट केरला मैंने बताया है हाईएस्ट। मैं आपको जो डेटा बोलूंगा उसमें दो चीजें बोली जाएंगी, सबसे हाईएस्ट कहां है, सबसे लोवेस्ट कहां है, और फिर राजस्थान की बात करेंगे। तो केरला में सबसे ज्यादा मिलता है महिलाओं की संख्या 1000 के ऊपर 1084। अगर मैं बात करूं सबसे कम कहां, तो दमन एंड दीप में है 618। हमारे राजस्थान में कितनी? तो 926 है। क्लियर है? इंडिया में कितनी चल रही है? 940। यह आपका है सेक्स रेशो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। डेंसिटी का मतलब है जनसंख्या घनत्व, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कितनी चल रही है, तो 382, यानी 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में निवास करते हैं। कितने? 382। 382 पीपुल्स लिव्ड इन ए पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया। इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जवाब देना है 382। क्लियर है? 382। नेक्स्ट है आपके पास में एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब एक्सपेक्टेशन होती आशा। क्लियर है? और लाइफ का मतलब जीवन, औसत जीवन काल कितना, एवरेज कितना लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो हर व्यक्ति तो यही करेगा, खत्म ही नहीं हो, तो एवरेज कितना है याद रखना है। नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ, एक औसतन कितना जीवन काल माना जाता है। यहां पर एक उल्टा डेटा मिलेगा, याद रखना, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। यहां पर 67 साल मिलेगा महिलाओं के लिए और 64 साल मिलेगा पुरुषों के लिए, यानी औसतन पुरुष जीवन या जो जीवन काल औसतन पुरुषों का होता है वह कितने साल होता है? 64 ईयर। 64 ईयर। और महिलाओं का कितना होता है? 67 ईयर। आपको पता ही होगा इसका कारण क्या है, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और हाईली रिस्की वर्क जितने भी होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? पुरुषों के द्वारा। क्लियर है? सांप मारना है, कौन मारेगा? पुरुष। महिलाओं के द्वारा ये काम नहीं होगा। गाड़ी बाइक चलाना, मैक्सिमम अधिकतर जो काम होते हैं रिस्की वाले काम, वह कौन किसके द्वारा परफॉर्म होंगे? पुरुष के द्वारा। इसलिए डेथ की संभावनाएं भी ज्यादा किसकी होती हैं? पुरुष की संभावना। एक्सपोजर भी ज्यादा किसको होता है? पुरुष को होता है। महिलाएं इंडोर फैसिलिटी यानी इंडोर यानी घर के अंदर रहकर कामकाज ज्यादा करती हैं। यही वजह है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है, बोले तो औसतन जीवन काल, इसके अंदर पुरुष का औसतन जीवन काल तो क्या होता है? कम, और महिला का औसतन जीवन काल क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी डिपेंडेंसी रेशो के बारे में। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डिपेंडेंट निर्भर रेशो। हमारे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो 61.1 अभी डिपेंडेंसी रेशो चल रहा है। इसके लिए आपके पास में 3 डेटा होने चाहिए। पहला तो एक पॉइंट दिया है डिपेंडेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐसा होता है जिसे हम डिपेंडेंट ग्रुप मानते हैं? ध्यान दीजिएगा,
डिपेंडेंट ग्रुप का मतलब है एज ग्रुप जो कमाता नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर करता है। तो इसमें दो ग्रुप आते हैं, एक तो एज ग्रुप लिया गया है आपका चिल्ड्रंस का जो बिलो द 14 ईयर है, मतलब बोले तो 14 साल से कम, और दूसरा लिया गया है एज ग्रेटर देन 65, यानी कि बच्चे और बूढ़े, इन दोनों को किस ग्रुप में जोड़ा गया है, किस ग्रुप में माना जाता है, डिपेंडेंट ग्रुप में। क्योंकि ये दोनों 65 के बाद में लगभग जो बूढ़ा व्यक्ति होगा, बाबा होगा, वो निर्भर करता है अपने पीढ़ियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। वो है इकोनॉमिकली नहीं है, मतलब अर्न कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। एक छोटा बच्चा 14 साल से कम है, इस बच्चे को भी आप, इसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कमाने में नहीं है, खर्च करने वाले लोग हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जो डिपेंडेंसी ग्रुप है वह आता है दो एज ग्रुप, 14 से कम वाला और 65 से ज्यादा वाला। अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप कौन सा है, अरे वह ग्रुप कौन सा है जो पैसा कमाता है, तो फिर जवाब देंगे हम 15 से लेकर 64 साल वाले एज ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति कैसे होंगे, जो कमाते हैं। क्लियर है, यानी कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप होता है। इसके आधार पर हम डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं कि कितने तो कमाने वाले हैं और कितने खर्च करने वाले हैं। क्लियर है, तो इंडिया में अभी डिपेंडेंसी रेशियो चल रहा है 61.1, यानी कि औसतन 39% लोग ही कमाने वाले हैं, बाकी सब लोग बैठकर खाने वाले हैं। देखिएगा, तो डिपेंडेंसी रेशियो के अंदर डिपेंडेंसी ग्रुप निकालने का फॉर्मूला है, ऊपर वे ग्रुप रखते हैं। जब भी आप कोई भी रेशियो निकालोगे, रेट निकालोगे, तो याद रखना रेट निकालने में ऊपर निकालते हैं जिस पे से निकाली जाएगी, और टोटल जो जनसंख्या वो नीचे आ जाती है। इसमें देखिएगा, जैसे चिल्ड्रंस 0 से 14 ईयर वाले ऊपर, प्लस पॉपुलेशन 65 से ऊपर, ये दोनों ग्रुप के ऊपर चले गए, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन आती है जिसमें से आप निकाल रहे हो वो नीचे आ गई, और इसे 100 में से निकाला जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो रेट निकल कर आएगी, अभी रिसेंट कितनी चल रही है, आंसर होगा 61.1। इट इज ए डिपेंडेंसी रेट ऑफ इंडिया। इंडिया की डिपेंडेंसी रेट यह है 61.1। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट क्या बोला हमने? तीन चीजें बताई डिपेंडेंसी में। पहला, वे जो डिपेंड ग्रुप है तो 14 से कम और 65 से ज्यादा। बीच वाला ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, जो पैसा कमाता है, मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गया। तो ऊपर खर्च करने वाले, नीचे कमाने वाले, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट निकल कर आ गई, वह डिपेंडेंसी रेट हो जाएगी। और कितनी आएगी, तो 61.1 अभी है इंडिया की। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता दर। लिटरेसी में नंबर ऑफ पर्सन लिटरेट अमंग 100 पर्सन, 100 लोगों में कितने लोग शिक्षित हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में। एक साल दिया जाता है कि एक साल तो था, इस साल में 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया में पढ़े लिखों का मतलब माना क्या जाता है, यहाँ बीए ग्रेजुएट, एमएससी, एमए इन्हें नहीं मानते हैं। नाम लिखना यहाँ लिटरेसी को इंडिकेट करता है, जैसे नाम लिखना आ गया वो साक्षर हो गया इंडिया के अंदर। क्लियर है, तो याद रखना है, यहाँ जो लिटरेसी रेशियो दिया गया है इसके अंतर्गत हमें निकालना है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और कितने पॉपुलेशन में निकालना है, 100 में, गिवन ईयर में से। अब इसमें दो प्रकार की डेट आती हैं, एक तो क्रूड निकलती है, क्रूड लिटरेसी रेट। क्रूड वर्ड अपने आप में होता है टोटल, मतलब जितनी जनसंख्या में से जितने पढ़े लिखे हैं, ये तो आपने निकाल दी टोटल। क्रूड लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, टोटल पढ़े लिखे संख्या, टोटल पॉपुलेशन में से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन एक आती है आपकी इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इफेक्टिव लिटरेसी का मतलब है, अब आप सोचेगा एक साल का बच्चा है, आपने उसे क्रूड में तो जोड़ लिया, क्या उस बच्चे को आपको एग्जैक्टली इफेक्टिव रेट निकालने में जोड़ना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली साक्षरता का मतलब उसकी एज ग्रुप भी तो कोई मेंशन होना चाहिए। तो 7 साल माना जाता है, 7 साल के बाद व्यक्ति साक्षरता के क्राइटेरिया में आता है। अरे 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा तो अभी छोटी फेज में है, पढ़ने की फेज में नहीं आया, वो साक्षरता में कैसे काउंट हो सकता है? तो ऐसा माना जाता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट जो हम निकालते हैं वह 7 साल के बाद निकाली जाती है।
यानी कि कितने बच्चे पढ़े हुए हैं 7 साल के बाद में, बच्चे बूढ़े सब 7 साल की उम्र के बाद के जितने लोग हैं उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, और 7 किसमें से निकालेंगे, 7 साल से बड़े कितने लोग हैं, और इसे हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी देखिएगा, इंडिया की लिटरेसी रेट अभी चल रही है 74.04, कितनी है, 74.04, 74.04 इस समय इंडिया की क्या चल रही है, लिटरेसी रेट। यहां एक चीज याद रखना, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं की तुलना में। मेल जो है इंडिया में 82.14 यानी 82.14% पुरुष साक्षर हैं, महिलाएं यहीं पर 65.46% ही साक्षर हैं। मतलब महिलाओं की साक्षरता दर कम है पुरुषों की तुलना में। इसके अलावा यह सवाल एग्जाम के लिए, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शहर कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो जवाब होगा केरला। केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पुरानी नर्सेज भी सारी केरला की हुआ करती थी, क्लियर है। 93.91 केरला में बहुत सारे डेटा मैं बताता हूं एक साथ। IMR सबसे कम कहां, केरला में। सबसे ज्यादा कम MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहां, केरला में। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां, केरला में। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कहां, केरला में, क्लियर है। हालांकि अभी पहले नर्सेज भी केरला में हुआ करती थी, लेकिन अभी केरला को ओवरटेक कर लिया है कर्नाटका ने। नाउ रिसेंटली हाईएस्ट नर्सेज इन कर्नाटका, नॉट इन केरला, क्लियर है। इसके अलावा सबसे लोवेस्ट कहां, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां मिलेंगे, वह कौन सा होगा, तो याद रखना है बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं साक्षरता के हिसाब से। और राजस्थान में कितने हैं, तो यह भी बिहार के लगभग समान सा ही है। बिहार में 63.82 है, हमारे राजस्थान में 67.06 लिटरेसी रेट चली आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द डेमोग्राफी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं, लाइक MMR, IMR। इसकी एक क्लास और होगी, इसमें जो सारा आपका टॉपिक है डेमोग्राफी का ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्लियर है। चलो एक बार क्विक रिव्यूज क्या क्या हमने देखा है आज। सबसे पहले बात की है डेमोग्राफी के बारे में। मैंने बताया बेटा दो चीजों से मिलकर बना है डेमोज और ग्राफी, यानी लोगों का अध्ययन करना साइंटिफिक तरीके से, यह क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। एक कंफ्यूजन यहां नहीं रखना है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर बीमारी का अध्ययन करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन डेमोग्राफी में केवल लोगों का अध्ययन करते हैं बिना बीमारी के, क्लियर है। किस किस फिनोमिना में, चेंज इन पॉपुलेशन को लेकर, कंपोजिशन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तीन ही यहां है। कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी, पांचों पॉइंट को कवर करते हैं। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, यह पलायन वर्ड जो है माइग्रेशन उसके अंतर्गत आते हैं। के अलावा साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं यहां से। 5 स्टेज बताई, हाई स्टेशनरी स्टेज, दूसरी आपकी आती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इन दोनों स्टेज जो आती हैं आपकी, इन स्टेजेस के अंदर सवाल भी बनते हैं कि बताओ कौन सी के अंदर आपको इंडिया अभी रिसेंटली चल रहा है, तो फिर आपका जवाब होता है कि थर्ड वाली स्टेज में इंडिया है। इसके अलावा लो स्टेशनरी स्टेज, जिसको जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बोल रहे हैं, और एक डिक्लाइन फेज। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफी की साइकिल के अंतर्गत, क्लियर है। इसके अलावा सोर्स ऑफ डेटा कहां से मिलेगा, सेंसस, सर्वे, लैब रिपोर्टिंग्स और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन बन सकता है सेंसस के ऊपर, ये MCQs हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें हमने 121 करोड़, हाईएस्ट यूपी में, सबसे कम सिक्किम में। सेक्स रेशियो 940 इंडिया का है, सबसे हाईएस्ट। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां, केरला में, सबसे कम कहां, दमन एंड दीप में। इसके अलावा डेंसिटी की बात करें तो कितने लोग हैं, 382, क्लियर है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में पुरुष का एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कम है महिला की तुलना में, 64 और 67। नेक्स्ट देखिएगा डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता वाला, तो इसका जो रेशियो आता है वह है 61.1। दो एज ग्रुप का मेंशन यहाँ है, एक खर्च करने वाले और एक कमाने वाले। नेक्स्ट देखिएगा लिटरेसी, साक्षरता दर। इफेक्टिव निकालनी है तो 7 साल के बाद निकालेंगे, क्रूड में सबको निकाला जाता है।
सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरला और सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में, और इंडिया की बात करें तो 64.04। क्लियर है, ये सारे के सारे डेटास थे डेमोग्राफी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स के साथ में, जो भी इसी डेमोग्राफी के पार्ट नंबर बी का भाग है। आज की क्लास में इतना ही।